सभा कैसे बनी, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे इसमें। देखिए, संविधान सभा यानी संविधान बनने से पहले संविधान सभा बनी। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट संविधान बन गया, क्योंकि संविधान को भी तो किसी ने बनाया होगा और उसके बनाने के लिए किसकी आवश्यकता थी, किसी कमेटी की। तो वो कमेटी क्या डायरेक्ट ऐसे ही बन गई थी? नहीं, उसको बनाने में भी काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे लोगों को। तो उसके बारे में हम जानते हैं संविधान सभा कैसे बनी। देखिए, संविधान सभा की मांग अनौपचारिक रूप से, ठीक है, अनौपचारिक रूप से सबसे पहले किसने रखी थी, ये प्रश्न भी बना है। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी संविधान सभा की मांग कि एक ऐसी संविधान सभा होनी चाहिए और वो भारत का संविधान लिखे, ठीक है। उसके बाद 1922 में गांधी जी और एनी बेसेंट ने भी संविधान सभा की मांग की थी। यहाँ से प्रश्न कैसे आता है, वो पूछेगा संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने रखी, ठीक है। उसमें कई बार अनौपचारिक रूप से भी लिख देता है या नहीं लिखेगा, तब वो क्या करेगा, तिलक देगा ऑप्शन में और 3 कोई अन्य नाम दे देगा। कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि गांधी भी डाल दिए और तिलक भी डाल दिए, ठीक है। तो तिलक ने रखी थी 1895 में और गांधी जी ने रखी थी 1922 में। यह प्रश्न बन जाता है कि 1895 में संविधान सभा की मांग किसने की थी, या फिर 1922 में संविधान सभा की मांग किसने रखी थी, गांधी, नेहरू और लोग डाल देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तिलक ने रखी थी, फिर 1922 में गांधी जी ने रखी थी संविधान सभा की मांग अनौपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप से मतलब किसी भी भाषण में या फिर किसी भी जगह जब वो सभा कर रहे थे तो उसमें उन्होंने जिक्र किया इसका, ठीक है। चलिए अभी समझ जाएंगे आप इसको डिटेल में। आगे देखिए, औपचारिक रूप से मांग किसने की सर्वप्रथम, 1934 में की थी एम.एन. रॉय ने। औपचारिक रूप से मतलब है कि उस समय क्या था, उस समय भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी भारतीय कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से मांग किसने की, एम.एन. रॉय ने। ये व्यक्तिगत तौर पर मांग रहे थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी भी कि किसी बात को हमें सरकार तक पहुंचाना है तो एक तो तरीका है कि संसद में सांसद लोग उठाएं जो एमपी हैं, एक है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मंच पर कोई बात कह रहा है, ठीक है। तो वो उतनी ज़्यादा दमदार नहीं होती। जैसे कि इन्होंने औपचारिक रूप से यानी पूरा भारतीय कांग्रेस की तरफ से इन्होंने मांग रखी थी किसकी, संविधान सभा की, औपचारिक रूप से। तो उसमें आपका आंसर होना चाहिए एम.एन. रॉय। सन भी पूछा गया है 1934, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर क्या हुआ, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि अलग संविधान के लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे हम, ठीक है। तो इन्होंने उनसे परमिशन न लेके इन्होंने घोषणा ही कर दी कि भाई हम अलग संविधान बनाएंगे और उसके लिए हम संविधान सभा भी बनाएंगे अपनी, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, एम.एन. रॉय और जवाहरलाल नेहरू 1938। यही 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्होंने मांग की। इसके आगे का टॉपिक अभी थोड़ा बदल जाएगा तुरंत। तो बदल जाने का टॉपिक मतलब था कि अब मांग खत्म हो गई भाई, जिनको मांगना था संविधान सभा वो 4 लोग मांग चुके हैं, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ये लोग अपनी मांग कर रहे थे, उस समय ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी वो देखते हैं, ठीक है। तो जब ज़्यादा मांगा मांगी चल रही थी तो 1940 में, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आया। यानी अगस्त 1940 में जो प्रस्ताव आया उसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1938 में किसने मांग करी, नेहरू ने। उसके 2 साल बाद ये प्रस्ताव आया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की जो मांग थी संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि ठीक है भैया, अपनी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बना लेना, ठीक है। पर इन्होंने एक चीज कही इसमें, उन्होंने कहा कि संविधान सभा में मुख्यतया सदस्य भारतीय होंगे। मुख्यतया, ये देखिए यहाँ मैंने गोला किया हुआ है पहले से ही, मुख्यतया सदस्य भारतीय होंगे। इसी वजह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया।
अब इस सेंटेंस को समझिए। मुख्यतया का मतलब था कि उसमें कुछ अंग्रेज भी होंगे पर ज़्यादा भारतीय होंगे। तो कांग्रेस का कहना था कि भारत का संविधान भारतीय लोग बनाएंगे, वो ही भारत की समस्याओं को ज़्यादा समझते हैं, अंग्रेजों का इसमें क्या काम। मुख्यतया कुछ नहीं भाई, सभी लोग भारतीय होंगे, ठीक है। इसलिए इसका विरोध किया गया अगस्त प्रस्ताव का। क्यों? क्योंकि इसमें ये लाइन थी कि मुख्यतया सदस्य भारतीय होंगे, यानी अंग्रेज भी भारत का संविधान लिखेंगे, ठीक है। इसलिए इसका विरोध किया गया अगस्त प्रस्ताव का, 1940 में आया। उसके आगे चलिए, देखिए इसमें हम जितनी भी सन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, उसी तरीके से याद कीजिए। यानी सन लिख लिया, जैसे कि आपने अभी कितनी सन पढ़ी हैं, 1895 पढ़ी, तिलक ने जो है मांग की थी। फिर उसके बाद 1922 पढ़ी, फिर 1922 के बाद 1934 पढ़ी, जिसमें एम.एन. रॉय ने मांग की थी। 1938 पढ़ी। तो इस तरीके से दिमाग में आनी चाहिए। 2-4 बार अगर रिवाइज करेंगे आप तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, 1942 में आता है क्रिप्स प्लान, ठीक है, या क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है। तो यहाँ ये सन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें थी वो तो हम जानेंगे ही। चलिए, अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जब क्रिप्स प्लान भारत आया उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आगे और भी प्रश्न बनते हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो क्रिप्स प्लान के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था। ये मार्च में भेजा गया था, ठीक है। तो उन्होंने अगस्त के बाद मार्च 1942 में क्रिप्स प्लान भारत भेजा। विंस्टन चर्चिल ने किसकी अध्यक्षता में? स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर ये स्टार किया हुआ है मैंने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपने एक प्रधानमंत्री पढ़े, विंस्टन चर्चिल। अक्सर होता क्या है कि जब भी आप संविधान पढ़ते हैं तो एक ही प्रधानमंत्री का नाम सुनते हैं, वो है विंस्टन चर्चिल, जो क्रिप्स प्लान में आता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न बनता है, आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? और ऑप्शन में विंस्टन चर्चिल भी जरूर होते हैं, और बच्चे विंस्टन चर्चिल पे ही क्लिक कर देते हैं क्योंकि विंस्टन चर्चिल ही उन्होंने सुना होता है। तो आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और नेक्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट आंसर होगा मैं इसी का दूँ आपको, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए है। चलिए, ठीक है, तो मैंने यहीं पर इसे स्टार किया हुआ है क्योंकि विंस्टन चर्चिल नहीं थे। कौन थे? इसका आंसर आप दीजिए। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या कहा था क्रिप्स प्लान में, उसे देखते हैं। इन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था, ठीक है, तो ब्रिटेन बिजी हो गया युद्ध में। उन्होंने फिर भारत को जो है बातों में लगाने के लिए क्रिप्स प्लान भेजा, और उसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नए संविधान के लिए निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब संविधान सभा का गठन किया जाएगा। चलिए, ये बात तो सही थी, पर दूसरी बात क्या कही? भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ उपनिवेश का मतलब है कि ठीक है, तुम अपना संविधान बनाना, अपनी सरकार बनाना, पर तुम्हारी सरकार के ऊपर जो सरकार होगी वो ब्रिटेन की सरकार होगी, ठीक है। कहने का मतलब है कि तुम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होगी, अपनी सरकार बनाना, काम करना, पर तुम्हारी सरकार के ऊपर किसकी सरकार होगी? ब्रिटेन की सरकार होगी, ठीक है। यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा भारत। संविधान बना लो तुम अपना, ठीक है। तो उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, ये कहा गया किसमें? क्रिप्स प्लान में। तो उन्होंने कहा, कांग्रेस ने, कि भैया ये क्रिस्पी, यानी क्रिस्पी का मतलब होता है अगर अंग्रेजी में कुरकुरी चीज़, कोई भी जो हम खाते हैं, ठीक है, ये ट्रिक की तरीके से कर रहे हैं। तो कहा कि भाई ये क्रिस्पी चीज़ हमें पसंद नहीं है। ये कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि ये क्रिप्स प्लान हमें पसंद नहीं है। चलिए, हर एक की अपनी अपनी दिक्कतें थी यहाँ।
क्रिप्स प्लान में। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स प्लान का विरोध किया, पर इन्होंने क्यों किया? क्योंकि भैया इनकी अपनी अलग समस्या थी। ये चाह रहे थे कि क्या पाकिस्तान अलग बनाया जाए, परंतु क्रिप्स मिशन में क्या कर दिया, देश के विभाजन को सांप्रदायिक यानी धर्म के आधार पर नामंजूर कर दिया। यानी भैया पाकिस्तान नहीं बना सकते अलग, इसलिए मुस्लिम लीग अपनी तरीके से विरोध कर रही थी। ठीक है, तो प्रश्न अगर आ जाता है कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्लान का विरोध क्यों किया था, तो इनका यही पंगा था कि भैया हमें अलग चाहिए पाकिस्तान, और जो भी इस बात को स्वीकार नहीं करता था तो मुस्लिम लीग उसका विरोध करती थी। ठीक है, इसलिए नहीं कि जो है और बातें थी, नहीं, उसको था कि भैया हमें तो अलग बनाना है पाकिस्तान। चलिए, यहाँ पर मैंने ये डेट लिखी हुई है 1906, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न ऐसे आता है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक, या फिर ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है, या फिर ऐसा चेक जिसे अब भुनाया नहीं जा सकता, किसको कहा था? ऑप्शन में आपको कई सारी चीज़ें दे रखी होंगी, तो फिर गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था 1942 के क्रिप्स प्लान को। ठीक है, तो क्रिप्स है यानी ये ज़्यादा क्रिस्पी है, इसलिए इसे पोस्ट डेटेड या आउटडेटेड चेक कहा था, यानी जिसकी तारीख निकल चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बार हम चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने कितनी सन पढ़ी हैं? पहली सन थी हमारी 1895, जिसमें तिलक ने संविधान सभा की मांग करी थी। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग करी थी। उसके बाद 1934 में औपचारिक रूप से M.N. रॉय ने कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करी। 1938 इसमें नेहरू जी यानी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, यानी अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है संविधान बना लेना। ठीक है, पर इसमें क्या था कि मुख्यतया सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे, यानी अंग्रेज संविधान बनाएंगे, इसलिए इसका विरोध किया गया। इसके बाद 1942 पड़ा। 1942 में आप जानते हैं क्रिस्पी बातें यानी क्रिप्स प्लान भारत आया था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, और इसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हम पढ़ चुके हैं, नहीं तो डबल हो जाएगी। ओके, तो ये हमने इतनी सन पढ़ी। अब आगे और चलते हैं। चलिए, तो अब आगे आ जाते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी जो मिशन था उस पर। 1946 मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार पूछे जाने की बहुत संभावना होती है और पूछा तो गया ही है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, और तो चीज़ें पढ़नी ही है इसमें। इसमें कौन कौन सदस्य थे ये भी आपको याद रखना है। स्टैफोर्ड क्रिप्स प्लान वाले थे, वापस इसमें भेज दिए। A.B. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, ये 3 थे सदस्य कैबिनेट मिशन की। इसमें लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस कौन थे? अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है, इसने भी 2 संविधान नामंजूर कर दिए, यानी पाकिस्तान अलग नहीं बनेगा। ठीक है, इसको इन्होंने नामंजूर कर दिया। किसने? कैबिनेट मिशन ने। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन ने क्या मतलब पाकिस्तान का अलग संविधान मंजूर किया था? नहीं। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अब संविधान सभा का गठन होने ही वाला है। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था, 1940 का अगस्त, 1942 का क्रिप्स, या 1946 का कैबिनेट मिशन, और आगे भी कोई चीज़ डाल दे, तो 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, कैसे किया गया था? विधानसभा, ठीक है, जैसे MLA होते हैं आज के, विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था, यानी लोगों ने नहीं चुना था। जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्हें किसने चुना था? MLAs। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये भी याद रखिए। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट जनता चुनती है। ठीक है, अगर जनता नहीं चुन रही है, जनता का चुना हुआ कोई व्यक्ति यदि किसी को चुनता है तब वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। यानी जनता ने किसको चुना? विधानसभा सदस्यों को।
फिर इन्हीं सदस्यों ने किसको चुना? संविधान सभा के सदस्यों को। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हो गई। अब देखिए एक ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी यही चल रहा है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। कैबिनेट मिशन के तहत कैसे चुनाव हुआ था? कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था। ठीक है, आज भी इसी तरीके से चुनाव होता है एमपी का। चलिए, पर इस समय जनसंख्या 1971 वाली मानी जाती है, क्योंकि अभी भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? 125 करोड़। तो इस हिसाब से तो जो है लोकसभा में सदस्य हो जाने चाहिए 1000 से ज़्यादा, जबकि हैं कितने? 552। ठीक है, वो अलग है कि कितने उसमें मनोनीत हैं और कितने क्या हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अभी आगे चलते हैं। अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या पर चलते हैं। अभी हमने देख लिया 10 लाख सदस्यों पर एक बंदा था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 बैठी टोटल। ठीक है भैया, 389 क्यों बैठी? क्योंकि अभी आपको पढ़ाया है कि 10 लाख पर एक बंदा था। तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 38 करोड़ 90 लाख। ठीक है, 38 करोड़ 90 लाख थी। उसको 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए तो 389। ठीक है, 389 सदस्य बनते हैं। इसमें से कुछ सदस्य मनोनीत किए गए थे, कुछ का चुनाव हुआ था। चुनाव कैसे हुआ था? अभी आपने जाना है कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा। चलिए, ये आंकड़े जो यहाँ पर हम संख्याएं पढ़ रहे हैं ये भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि कितने सदस्य थे, कितने मनोनीत थे, कितने का चुनाव हुआ था। इसमें से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, बाकी 93 सदस्य मनोनीत हुए थे। ठीक है, 93 सदस्य मनोनीत कहाँ से हुए थे? ये थे देसी रियासतें। हमने पढ़ा है 1935 वाले में, अधिनियम जो पढ़ा है उसमें। ठीक है, कुछ देसी रियासतें थी, यानी जो देसी रियासतें थी वहाँ पर चुनाव नहीं किए गए थे, क्योंकि वहाँ तो राजे रजवाड़े थे। वहाँ विधानसभा सदस्य कहाँ से आ गए? उनका अपना अलग तरीके से राजकाज चलता था। तो देसी रियासतों को कहा गया था कि भाई संविधान सभा में तुम अपना अपना बंदा भेज दो, जिसको जैसे भेजना है। ठीक है, तो 93 सदस्य कैसे आए थे? देसी रियासतों से। इनका चुनाव नहीं हुआ था, यानी ये मनोनीत थे। 296 लोगों का चुनाव हुआ था। ये 292 क्या थे? ब्रिटिश प्रांतों से थे। ठीक है, 292 ब्रिटिश प्रांतों से। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। ठीक है, चीफ कमिश्नर क्षेत्र वर्तमान में जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे ही पहले 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। ठीक है, चलिए 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र। इसमें इसे भी देख लीजिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। बस यदि यूपी पुलिस तक कर रहे हैं तो सफिशियंट है। यदि इसके अदर कोई आरओ, एआरओ या फिर लोअर पीसीएस या पीसीएस का है तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे इन पृष्ठों की, एसएससी वगैरह में भी। ठीक है, रेलवे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये 4 क्या थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्र, यानी आज के केंद्र शासित प्रदेशों के समान थे। दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक में है। बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान के हिस्से में है। यहाँ से चुने गए थे 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र। तो 389 सदस्यों की बात ये हो गई। इसको आपको थोड़ा रटना ही पड़ेगा, मतलब कई बार लिखिए, कुछ ट्रिक्स बनाइए, उनसे याद हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा शॉर्टकट्स नहीं होते कि बस 2 चीज़ ये करी और नंबर आ जाए हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए इसके आगे चीज़ें देख लेते हैं। जो 296 सदस्य थे उनका विभाजन यदि सांप्रदायिक आधार पर किया जाए तब कैसे? अभी तो हमने देख लिया 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे। ठीक है, इसके अंदर अगर सांप्रदायिक आधार पर तो 213 सामान्य थे, 79 मुस्लिम लीग के थे और 4 सिख थे। ठीक है, 213 जनरल कैटेगरी, 79 मुस्लिम लीग और 4 सिख थे। इनमें महिलाओं की संख्या इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, पूरी संभावना भी है। 15
यानी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। कई जगह 9 भी दे रखा होता है, 15 नहीं दे रखा ऑप्शन में, 9 डाल देता है तो बच्चे 9 लगाते हैं। 9 का क्या फंडा है? देखिए, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें महिलाएं कितनी थी? 9 थी। ठीक है, तो यदि प्रश्न बनता है संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 9 ने लिया। यदि पूछा जाए संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी तो 15 थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हैदराबाद, मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद ऐसी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। हैदराबाद कौन सी है? वर्तमान में कर्नाटक। ठीक है, के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस जो है रियासत के लोगों ने या संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, या किस रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए देखिए, एसएससी में तो एक प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? चुनाव कब हुए थे? मैं ऐसे महीना डाल रखा था उसमें। ठीक है, सन तो सेम ही था पर उसमें मंथ्स डाल रहे हुए थे अलग अलग, इतना जो है बारीकी से पूछा हुआ था। हम पढ़ चुके हैं कि 296 सीटों के लिए क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया है, तो जाहिर सी बात है कि 1946 में ही संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा के लिए चुनाव होता है जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है और इसका परिणाम क्या आता है वो देखिए। इस परिणाम से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कितने जीते थे या किसकी कितनी सीटें थी, ये प्रश्न यहाँ से आ चुका है। 208 कांग्रेस ने जीती। ठीक है, 208 कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने जीती सीटें, 15 अन्य थे। तो इसमें से ये दोनों पूछे जाते हैं पूरे, अन्य वाले तो अब तक नहीं पूछे गए हैं। 208 कांग्रेस और 73 मुस्लिम लीग ने जीती थी। ठीक है, ये परिणाम है, खड़े हुए वो नहीं है जैसे हमने ऊपर देखा था। ये क्या है? परिणाम, यानी जो जीते हैं चुनाव के बाद। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सदस्य हैं, 386 सदस्य हैं, सभी के नाम याद नहीं रहते, तो वो प्रश्न पूछता है कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन में गांधी जी को डाल देता है, कई बार डाल देता है मोहम्मद अली जिन्ना। और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो गांधी जी को आप जानते ही हैं कि स्वतंत्रता दिलाने में उनका कितना अहम योगदान था। तो लोगों को लगता है भाई गांधी ने तो पक्का संविधान बनाया ही होगा। ठीक है, कि गांधी जी के बिना कैसे संभव होगा। तो गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, प्रश्न यहाँ से आगे नहीं बनेगा। ओके, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब संविधान सभा ने कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने देखा है, आपको अभी संविधान का हमने चुनाव करा दिया, रिजल्ट भी आ चुका है संविधान सभा का। तो जाहिर सी बात है अब ये लोग काम करेंगे। काम क्या है? संविधान बनाना। ठीक है, चलिए अब संविधान सभा ने कार्य शुरू किया। कब शुरू किया? क्योंकि जुलाई अगस्त में क्या हुए? इनके इलेक्शन हुए, तो जाहिर सी बात है अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आया होगा। उसके बाद दिसंबर, डेट भी इम्पोर्टेंट है, अभी 3 डेट पढ़ेंगे हम, 2-2 दिन के अंतराल पर हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। ठीक है, देखिए आइडिया लगाया कीजिए आप। 1946 में क्या आया था? कैबिनेट मिशन। 42 में क्या था? क्रिप्स मिशन। इसी तरीके से यदि शांत दिमाग से 1946 में संविधान सभा बन गई है तो बैठक भी 1946 में ही हो जाएगी पहली। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो गई। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो आप जानते ही हैं, उनका एक ही मुद्दा था, पाकिस्तान बना दो भाई।
पाकिस्तान नहीं बना रहे तो हम भाग इसमें नहीं ले रहे। ठीक है, इस दौरान देखिए जब पहली बैठक हो रही है तो पहली बैठक में ही सब कुछ तय नहीं हो जाता, और जब कोई बैठक चल रही है तो उसमें कोई अध्यक्ष भी होना चाहिए, है ना, वो बताए थोड़ा, एक बंदा तो हमें मुखिया बनाना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ही है कि बैठक चल रही है कोई मुखिया ही नहीं है। तो क्या करना था, सबने कहा भाई मुखिया। तो लोगों ने कहा कि जो अक्सर इंडिया में यही किया जाता है कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसी को अध्यक्ष बना देते हैं। तो अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया, अस्थाई यानी स्थाई नहीं थे, उसी दिन के लिए बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको अध्यक्ष बना करके कार्यवाही शुरू की गई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की हुई, अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। उसके 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन का अंतराल चलेगा बस। अब 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या करा गया कि भैया अस्थाई तौर पर बनाया गया है। अब देखो उस बंदे को जिसको हमें अध्यक्ष बनवाना है परमानेंटली, तो स्थाई अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया, VN राव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं संवैधानिक सलाहकार कौन थे, VN राव। ठीक है, चलिए, और उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। ठीक है, ये बाद में बनाए गए थे, मतलब ये तो 50 के या 49 के आसपास जो भी है। ठीक है, तो इसे बाद में बनाया गया था इनको, HC मुखर्जी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए। उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार VN राव, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, उसमें इनको बनाया गया था। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट ये वाली डेट है 13 दिसंबर 1946, यानी 11 के 2 दिन बाद। और 13 दिसंबर 1946 बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डेट है, संविधान सभा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। क्यों था, जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। जैसे अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो इसका उद्देश्य कई हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो उद्देश्य, ऊपर भारत का संविधान बनाना बहुत ही जटिल काम था, उसके उद्देश्य पता होना बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य का मतलब है कि भैया हमें किस किस टॉपिक पे काम करना है, किन किन को लाभ पहुंचाना है। तो संविधान बनाना बहुत ही जटिल काम था। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव या संकल्प प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, पेश किया, अभी तो पारित नहीं हुआ है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का क्या था कि भैया सब लोगों का उद्देश्य क्या क्या होगा या किन किन मुद्दों को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। फिर इस पर बहस चलती है क्योंकि 13 दिसंबर हो ही गया है। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिल जाती है। किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता कि एक बंदे ने पेश करी और उस पर मोहर लग गई, उसमें कमियां निकाली जाएंगी, कोई अपने सुझाव देगा, कोई अपने सुझाव देगा, उसमें कुछ सुधार किया जाएगा, उसके बाद उसे स्वीकार किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। तीसरी बैठक थी संविधान सभा की। ठीक है, कौन लाया था, जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे। कब स्वीकार हुआ, 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार हुआ। इससे ही प्रस्तावना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, इसमें मतलब एक पेज पर ही पूरे संविधान की समरी लिखी हुई है कि अंदर है क्या। ठीक है, तो एक पेज में कविता की तरह गाया हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब काफ़ी टफ सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो यही प्रस्तावना बनती है बाद में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया उद्देश्य प्रस्ताव। चलिए अब आगे देखते हैं। 22 जुलाई 1947, ये कुछ सन है, इम्पोर्टेंट है। अभी 1947 चल रहा है, 22 जनवरी हो चुकी है। 22 जनवरी 1947 को
उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। भैया क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो ही गया, क्या फहराते फिर ठीक है, इसलिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। ठीक है। 14 अगस्त को भारत का विभाजन हो गया, यानी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है 14 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है अब भारत स्वतंत्र हो गया। ओके, चलिए, अब भारत स्वतंत्र हो गया तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया। देखिए, अब भारत आज़ाद हो गया, यानी संविधान सभा में भी क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि आधा भाग किस में चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सदस्यों की संख्या भी कम होगी, क्योंकि अब कम लोग रह गए। तो कितनी सदस्यों की संख्या हुई उसको देखते हैं, यानी भारत के आज़ाद होने से क्या क्या परिवर्तन हुए। पहले 389 थे टोटल सदस्य, अब क्या हुआ 389। अब इस 2 में से 1 निकाल कर इसमें जोड़ दो, यानी इसमें से 3 में से 1 निकाल दिया तो कितना बचा? 2। 8 में 1 जोड़ दो फिर वो, यानी 299 रह गए। टोटल सदस्य कितने रह गए? 299। ब्रिटिश प्रांतों में पहले 296 थे, अब कितने रह गए? 229। देसी रियासतों में पहले 93 थे, अब कितने रह गए? 70, क्योंकि कुछ देसी रियासतें पाकिस्तान के हिस्से में भी गई। ठीक है, तो टोटल सदस्य 299, 229 ब्रिटिश प्रांतों से और 70 देसी रियासतों से। ठीक है, इतने सदस्य बचे। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे की कहानी क्या है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम उसे अगले वीडियो में जानेंगे, यहीं से पढ़ेंगे, संविधान सभा के परिवर्तन से ही अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ काम का चल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।